चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि इसका नाम है फर्टिलाइजर, आप समझ गए होंगे कि इस ग्रुप को ये बिलोंग करती है। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें एक्चुअल में जो कंपनी बिलोंग करती है के बिरला ग्रुप को बिलोंग करती है। आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोगों ने के बिरला ग्रुप का नाम सुना होगा। अगर हम ये समझने की कोशिश करें जो कंपनी फॉर्म हुई थी 1985 में कंपनी फॉर्म हुई थी, आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये पिक्चर भी आपको कई कुछ बता रही है कि ये कंपनी जो बिलोंग करती है फर्टिलाइजर सेक्टर को बिलोंग करती है। उसमें से भी जो ये पिक्चर है यूरिया आपको कुछ बता रही है कि यूरिया यहाँ पर कुछ ऐसा ही काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। चंबल फर्टिलाइजर जो कंपनी है ये इंगेज्ड है इन द प्रोडक्शन में, किसमें? यूरिया। और ये यूरिया खुद बनाती है फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इनके कई सारे प्लांट हैं, वहाँ ये यूरिया बनाती है, इस बिजनेस में मेन काम करती है। अगर हम बात करें इट ऑल्सो मार्केट एंड डील इन अदर फर्टिलाइजर, या फिर ये बात करें एग्री इनपुट्स में, वहाँ पर भी यूरिया के अलावा कुछ और भी फर्टिलाइजर कंपनी बनाती है। जैसे कि हम बात करें फास्फोरिक एसिड, ये कंपनी भी इस बिजनेस में भी है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर स्पेस में इंडिया लेवल पे अगर बात करें, इनका अच्छा खासा स्पेस है, मार्केट शेयर है। नियरली बात करें 13% के आसपास टोटल यूरिया प्रोडक्शन कंट्री में यही करती है, यानी चंबल फर्टिलाइजर ही करती है। यहाँ से आप ये चीज़ को समझ गए। अगर हम बात करें इनकी जो प्रेजेंस है एज ऑफ नाउ अच्छी खासी है इंडिया लेवल पर। अगर हम बात करें तो फिर चाहे हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें जहाँ पर इनकी प्रेजेंस है एज ऑफ नाउ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, या फिर बाकी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। इस पिक्चर को जरा आप ध्यान से देखिए, ये कुछ आपको समझाने की कोशिश करेगी। जितने भी ग्रीन डॉट आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे इनके एग्जिस्टिंग ऑफिस एज ऑफ नाउ है, और जो आपको ये इस तरह के कलर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे इनके न्यू ऑफिस एज ऑफ नाउ है। तो आप ये देख पाएंगे कंप्लीटली अगर हम इन दोनों कलर को ऐड कर दें तो इनकी प्रेजेंस ओवरऑल इंडिया पे अच्छी खासी बनी हुई है, ये हमें चीज़ें बता रही है। अगर इनके ऑफिस की बात करें इंडिया लेवल पर 19+ इनके रीजनल ऑफिस एंड डीलर आपके सामने 3600 के आसपास। तो यहाँ पर इनकी प्रेजेंस अच्छी खासी बनी हुई है। तो कंपनी के सेक्टर आप समझ गए हैं, कंपनी की प्रेजेंस आप समझ गए। इन्वेस्टर को इसने इस कंपनी ने क्या दिया यहाँ आप देख सकते हो। एक महीने में क्या बात करें, एक महीने में सेंसेक्स या फिर निफ्टी की बात करें 8% के 10% के आसपास एज ऑफ नाउ आज के दिन में ये डाउन है ऊपर के लेवल से। इस शेयर ने क्या किया, एक महीने में 9% पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी कि जितना निफ्टी डाउन है तो आप समझ सकते हैं स्टॉक्स कितने डाउन है एज ऑफ नाउ, 15 से 20% के, या फिर उससे ज़्यादा करेक्शन हमें स्टॉक्स में एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। इसने क्या दिए, 9% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। इसे आप अच्छा कहेंगे, इसे आप बहुत अच्छा कहेंगे। 3 महीने की बात करें 24% के रिटर्न, निफ्टी ने 3 महीने में क्या रिटर्न दिया, कुछ नहीं दिया, आप जानते हैं इसे। 6 महीने की बात करें 28%, एक साल में 68, 2 साल में, यानी किसी भी पैरामीटर पे इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को नेगेटिव रिटर्न बिल्कुल भी नहीं दिए हैं, ये आपको ये बता रहा है। अब इन नंबर्स को ड्राइव किसने किया है, इस चीज़ को आपको पता चलेगा क्वार्टरली रिजल्ट से। कैसे हैं इसके रिजल्ट, कैसे हैं इसके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो आपके सामने। इसी चीज़ को अगर हम देखने की कोशिश करें, आप इन चीज़ों को ग्राफ के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। दिसंबर यानी पिछले साल, ये दिसंबर में हम अभी बात कर रहे हैं, पिछले दिसंबर में इनकी जो सेल्स है 3800 के आसपास इतने CR में थी। उसके बाद जो डिप आया, मेजर डिप आया मार्च में, उस टाइम कोविड की सेकंड वेव, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद रिकवरी हुई 3540 के आसपास। और हम रिसेंट की बात करें, रिसेंट क्वार्टर की, सितंबर की, तो 4479 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के जो एक डिप था, सेल्स ने रिकवरी की, लेकिन दिसंबर को अभी तक ये रिकवर नहीं हो पाया। अब जब इस दिसंबर के बाद जो रिजल्ट आएंगे उस टाइम हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे रिकवरी हुई है। बट एज ऑफ नाउ आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम यही चीज़ की बात करें, ये था 800 CR के आसपास। एक अच्छा डिप मार्च में, रिकवरी हुई 5, और अभी अगर हम बात करें सितंबर में ये उसी लेवल के रफली आ चुका। डिप है जो 800 के आसपास था वो आ चुका है 737 के आसपास। अभी भी डिप है लेकिन रिकवरी अच्छी हुई है, ये आपको बता रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 471, 448, 38, और ये आखिरी की बात करें 506, यानी कि यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट सुधरता हुआ नजर आया है इस क्वार्टर में। सेल्स रिकवर हुई है, जैसे कि ज़्यादा रिकवर हुई है। आपने यहाँ पे देखा था 3000+ था, ये 4000+ हो गया सितंबर में। उसी के बेसिस पे हमें नेट प्रॉफिट भी सुधरते हुए दिखाई पड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं हुआ है, ये यहाँ पर आप डिप कह सकते हो, लेकिन बाकी 2 पैरामीटर पर कंपनी ने ठीक काम किया। ये है क्वार्टरली रिजल्ट। आगे बात करें ईयरली में क्या हुआ। क्वार्टरली में तो कभी कोविड की सेकंड वेव, कभी कोविड ही आ गया, लेकिन लाइफ टाइम कोविड ना था ना रहेगा, यह हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे समझने की कोशिश करते हैं। 18 में
ग्राफ के फॉर्म में देखिए, ये बढ़ते गया, इनके सेल्स हैं ये आप देख सकते हो 7,000, 10,000, 12,000, 12,700 प्लस सेल्स इनकी कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही है। अगर हम आगे बात करने की कोशिश करें, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, इस चीज़ को भी ग्राफ के फॉर्म में आप देख लीजिए, 811, 1200 प्लस, 19 प्लस, 24 प्लस। यानी जिस बिजनेस में एज ऑफ नाउ काम करता है, अगर हम फर्टिलाइजर स्पेस को बात करें, उसकी बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, आज के टाइम में खेती करना ऐसा हो चुका है, या फिर जहाँ बिना यूरिया के, जो ऑलरेडी डेंजरस है लेकिन बिना यूरिया के खेती करना काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर उसके बिना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है एज ऑफ नाउ। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक खेती, उसकी परसेंटेज काफ़ी कम हो चुकी है। इस चीज़ को आप अच्छे से आप और हम जानते ही हैं। तो ऐसे में इन कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है, और प्लस उसमें भी अगर कोई अच्छे प्लेयर हैं तो। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, ये आपके सामने है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 18 में 500 करोड़ के आसपास, फिर 590, फिर 1200 और फिर 1600। ये कंटिन्यूसली आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है साल ऑन साल बेसिस पे। अगर आप एग्रीकल्चर स्पेस को समझते हैं तो आप इन नंबर्स को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये काम करते हैं यूरिया के सेक्टर में, और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती ही है एज ऑफ नाउ, और इसके बिना कोई खेती कर नहीं रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी इनकी जो परसेंटेज रही है सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ, वो कैसी रही है पिछले 5, 3 और 1 साल के अंदर, यानी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट रन में। अगर हम बात करें 5 साल में जो इनकी सेल्स ग्रोथ रही है, वो है, आप ये देख सकते हो, जो ग्रीन लाइन है वो है सेल्स का। 5 साल में इनकी सेल्स रही कितनी, 8% के आसपास। 3 साल में 19 बढ़ी, यस, और 1 साल में कितना आ चुका है, एक डिप हमें नजर आ रहा है यहाँ पे 4% के आसपास, यानी इस साल अच्छा खासा डिप इसमें दिखाई पड़ रहा है। आगे समझने की कोशिश करते हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ कहाँ है। ये था पहले 161, 41 और अभी कहाँ आ चुका 10, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूसली इनके गिरते हुए नजर आ रहा है, और 5 साल और 1 साल में तो कंपेयर करें तो भारी गिरावट हमें दिखाई पड़ रही है। ये है इनके परसेंटेज किस हिसाब से कंपनी काम कर रही है। प्रीवियस नंबर कुछ और बता रहे हैं, लेकिन जिस सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज के हिसाब से कंपनी बढ़ रही है पिछले 5 साल, वो हमें काफ़ी अच्छा बिल्कुल नहीं बता रहे। एटलीस्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा चिंता दिखाई पड़ रही है। आगे बात करें इसके आरओई आरओसी कैसे हैं, उसके अगर हम बात करें, वो भी आप देख सकते हो। आरओई जो है, एक मिनट, आरओई जो है इसकी वो ग्रीन है। अगर हम बात करें दिस वन, ये 5 साल में 24, और उसके बाद 3 साल में 27, 1 साल में 29। आरओई तो इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें आरओसी का, 5 साल में 13, फिर 15, 20, तो कुल मिला के ये 2 पैरामीटर हैं, ये आपको अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरओई इसका ठीक है, आरओसी इसका ठीक है, बिजनेस मॉडल इसका ठीक है, प्रोडक्ट इसका ऐसा है जो यूज़ होता है। आगे समझने की कोशिश करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे हैं, वो भी देख लेते हैं एक दफ़ा। उन चीज़ों को देखने की कोशिश करें। यहाँ आप देखिए प्रमोटर के पास क्या था, अगेन दिसंबर, मार्च, जून, यानी ये रिसेंट के 4 क्वार्टर आपके सामने है। तो प्रमोटर ने क्या किया, 60 प्लस की उनके पास होल्डिंग थी पिछले साल दिसंबर में, और अभी सितंबर में आते आते ये 60 रहा। तो प्रमोटर ने तो ज़्यादा हाथ लगाया नहीं है। तो हाथ कहाँ से लगाया, यानी कहाँ हलचल हुई है, 6 प्लस, 7 प्लस, 8 प्लस, 11 प्लस एफआईएस ने, ये आप समझ पा रहे होंगे। अगर वही चीज़ को हम बात करें, डीआईएस ने क्या किया, 15 प्लस, 15 प्लस, 15, 13, ज़रा से इन्होंने अपनी होल्डिंग को पिछले 2 क्वार्टर से कम करना शुरू कर दिया है, ये भी आपको बता रहा है। पब्लिक ने क्या किया, 17, 16, 16, 14, तो पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो कुल मिला के सभी के पास इस कंपनी में होल्डिंग है। लेकिन इसके लिए एक नेगेटिव चीज़ और क्या है, वो है इसकी प्रमोटर की प्लेजिंग। जो प्रमोटर के पास 60% है, उसमें से भी 18% के आसपास प्लेज रखे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो क्या चीज़ होता है, एक तो डेट फ्री होते हैं। ये डेट फ्री कंपनी प्लस प्लेजिंग ना हो, ये हम कब काम आते हैं, सारी चीज़ें ये हमारी आती है जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टिंग करते हैं लॉन्ग रन के लिए। तो ऐसे में इन 2 पैरामीटर पे ये कंपनी लॉन्ग रन के लिए ये 2 पैरामीटर फिट नहीं बैठ रही है। ऐसा क्या होता है, कई बार हमें कंपनी कोई बहुत अच्छा रिटर्न दे देती है और हमें भी कंपनी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपने कोई रूल्स बना रखे कि भैया ऐसा है, ये कंपनी हमारे डेट फ्री होनी चाहिए, प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रमोटर एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग होनी ही चाहिए, ये हमारे पैरामीटर है, लेकिन उस कंपनी ने बाकी पैरामीटर पे आपको अच्छा रिटर्न दिया है, बाकी सब कुछ है, तो वहाँ पर फिर भी आप उसे ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही। क्यों, क्योंकि रूल्स आपके हिसाब से नहीं बैठ रहे। वो अलग चीज़ है रू कि रिटर्न अच्छे दिए, रिटर्न के बेसिस पर किसी कंपनी को अच्छा और बुरा बिल्कुल मत कहिएगा। आगे समझने की कोशिश करते हैं, एफआईएस और डीआईएस के बाद टॉप म्यूचुअल फंड कौन से जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ उन्होंने किया हुआ है, डीएसपी स्मॉल कैप, डीएसपी मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड एल&टी इंडिया वैल्यू, ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना किया है वो भी परसेंटेज के फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं।
आगे समझते हैं डेट कितना है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 0.73 है, यानी कि मैक्सिमम अगर देखा जाए 0.50 के आसपास होता है तब भी हम इसको ठीक ठाक बोल सकते थे, लेकिन ये 0.50 से ऊपर निकल चुका है 73 के आसपास। और वो डेट है कितना, रेशियो के फॉर्म में तो ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। वो आप देख सकते हो कंपनी के पास कैश है 900 CR के आसपास, लेकिन अगर हम बात करें इसकी डेट कितना है 3847 के आसपास, इतना करोड़ का इसके पास एज ऑफ नाउ डेट है। ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में कुछ ऐसे पैरामीटर हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट कितना है, प्लेजिंग, इन पैरामीटर के हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग रन के लिए तो बिल्कुल एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल अच्छा नहीं बैठ रही है। वो अलग बात है, FIs, DIs, म्यूचुअल फंड सभी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है, किसी भी स्टॉक्स में हम भी कभी ना कभी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको मानना पड़ेगा। अब भी अगर हम इनके बाकी अगर रेशियोज़ की बात करें, कुछ जैसे कि रेशियो होते हैं, 1 मिनट में आपको बता दूं यहाँ पर इनके जो डिलीवरी की पहले बात कर लेते हैं। डिलीवरी जो हुई है आखिरी ट्रेडिंग डे में, जिस दिन निफ्टी 1.5% के आसपास टूटा था, बैंक निफ्टी 2.5% के आसपास ब्रेक हुआ था, उस दिन ये इसकी डिलीवरी हुई है 13.67 के आसपास। डिविडेंड यील्ड ये बड़ा अच्छा देती है अपने इन्वेस्टर को, 2% के आसपास रफली दे ही देती है, इतना डिविडेंड इसका अच्छा है। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें, इंडस्ट्री पी है 14+ और स्टॉक पी चल रहा है रफली आपको 8.91 के आसपास। कभी भी लोअर पी ऐसा कभी मत समझिए कि ये हमेशा अंडर वैल्यूड है। पी हमेशा ये चीज़ नहीं बताता, इस चीज़ को आई एम श्योर कई बार एक्सप्लेन किया है पुराने वीडियोस में, इसलिए उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। EPS में अच्छा है 43 के आसपास। तो ये रहे इसके कुछ पैरामीटर्स। अब बात करते हैं जस्ट जो इसको कवर किया था कि डेट इतना है। एक चीज़ इसकी एक और रेशियो अच्छी है, जैसे कि हम बात जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवर रेशियो, ये ज़्यादा ठीक थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ ही में जिसे हम बोलते हैं पैट या फिर CFO, ये भी पिछले 5 साल में, पिछले शॉर्ट रन में ये थोड़ा सा रिकवर होते हुए नजर आ, जिससे ये पता चलता है कि इसकी डेट को कितनी जल्दी ये कंपनी रिजॉल्व कर सकती है। अब देखना यह है कि जो ये डेट है कंपनी कितने सालों में से कम करती है, अगले क्वार्टर में कैसे रहते हैं, प्लस प्लेजिंग के ऊपर प्रमोटर कैसे काम करता है, इन 2 पैरामीटर के ऊपर हमारी नज़र तो बनी रहेगी। अदरवाइज देखा जाए ये कंपनी हमेशा ही हमारे प्राइम फोकस पर रहती है। ये सारी कहानी पढ़ने के बाद, सबको समझने के बाद, जो मार्केट में एज ऑफ ना एनालिस्ट बैठे हैं वो 100% एज ऑफ ना बाय की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनके बेसिस पे या फिर कोई भी वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी अपना डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जो भी हम यहाँ बात करें सिर्फ कोई किसी भी कंपनी को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं शॉर्ट एनालिसिस के फॉर्म में। 10-12 मिनट में कितने ही कंपनी को हम समझ पाएंगे, क्योंकि कंपनी को समझ पाना 10 मिनट का खेल नहीं है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए एज ऑफ नाउ ये आपके सामने एनालिस्ट की रेटिंग दिखाई पड़ रही है। इन सब के बाद अगर हम बात करें चार्ट क्या होता रहा है, चार्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे वीकली से, और इस पर भी हम वीकली को समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लगे यूजफुल तो अगर हमारे पास कुछ और हमारे कुछ करीब आने चाहते हैं, हमसे कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, ज्वाइन बटन आपको इजीली चैनल के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं वीक आपने रिटर्न देखे थे वीकली में, 1 डे में कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में ये है इसका वीकली का चार्ट, हर एक कैंडल हमें 1 वीक रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसा रहा ये देख सकते हैं। इसमें कभी भी अब डाउन ट्रेंड अभी तक आया नहीं हुआ। मार्केट में जो करेक्शन चल रहा है उस करेक्शन के बाद भी ये रहा फर्स्ट वीक, ये रहा सेकंड वीक, 2 वीक से इसमें ज़रा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी भी ये शेयर ऐसा है कि एक अप ट्रेंड में बना हुआ है लॉन्ग रन में। ये तो हमें मंथली वीकली के चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है। और अभी जो ट्रेड कर रहा है 400 से नीचे आ चुका है, यानी 425 के आसपास तो इतने रिसेंट में हाई लगाया था। तो ऐसे में अगर बात करें जो हमें वीकली के चार्ट पे सपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ रहा है वो है 375 के आसपास या फिर 370 के आसपास वीकली पे, तो ये दिखाई पड़ रहा है। अदरवाइज नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो और भी नीचे है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए 1 डे के चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे अभी का जो प्राइस है इसका वो 385 के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में जो फर्स्ट सपोर्ट इसका आते हुए दिखाई पड़ रहा है वो है इस लेवल के आसपास, 375 के आसपास यहाँ पर। और अगर ये लेवल टूटता है 375 के आसपास, तो ऐसे में हमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, जहाँ से एक बार ये घूम के गया है, इसने पहले भी सपोर्ट लिया है इस लेवल के आसपास, वो है 350 के आसपास। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मार्केट में अभी एज ऑफ नाउ का करेक्शन बना हुआ है। तो करेक्शन बना हुआ है तो प्रॉफिट भी उन्हीं शेयरों में ज़्यादा आएगी जिन्होंने अच्छे रिटर्न अभी दिए हुए हैं। इससे पहले का आप रिसेंट का एग्जाम्पल देख सकते किस तरह से गया था, उसी स्पीड से नीचे आया था, वापस धीरे धीरे जाने की इसने कोशिश की और इसके आसपास इसको मिला रजिस्टेंस और वापस से घूम के आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में 375 के आसपास पहले हम देखेंगे कि इन लेवल के आसपास रुक रहा है या फिर
फिर नहीं रुक रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो हमें तब नीचे 350 355 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। एक लॉन्ग रन में एक अप ट्रेंड में बना हुआ है, वन डे में भी अभी अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो वो तो रिसेंट का करेक्शन है। तो देखना है ये है कि क्या ये करेक्शन खत्म होता है इसमें भी, या फिर यहाँ से पूरा ही नीचे ये जो और भी नीचे के लेवल दिखा सकता है। इसलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस पर रहना चाहिए। कई सारी चीज़ें इसमें इस वीडियो में आपने समझने की कोशिश की। बाकी इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरी रह गए हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनको कमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।